नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। साल 2024 में होने वाली सत्ता की सबसे बड़ी जंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बच गया है। 2024 की शुरुआत में ही सत्ता के फाइनल मुकाबले का शंखनाद हो सकता है। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपना अपना शंखनाद पूरे तरीके से शुरू भी कर दिया है और इस फहरिस्त में बीजेपी सबसे आगे है। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बीजेपी बैठकों पर बैठकें कर रही है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 50 ऐसी लोकसभा सीटों की फहरिस्त तैयार कर रखी है जो उनके लिए इस बार चुनौतीपूर्ण होने वाली है। इन 50 सीटों में हरियाणा की सिरसा और रोहतक लोकसभा सीट भी शामिल है। इस महाबहस में आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर फिलहाल किसका कितना दम दिख रहा है, 10 लोकसभा क्षेत्रों में किसकी कितनी तैयारी है और इस बार कौन बीजेपी को टक्कर देता नजर आएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का टारगेट बढ़ा है। मिशन 2024 में बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्लानिंग की है और इस प्लानिंग को गति देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी ने 2024 के चुनावों के लिए 2 साल पहले ही लोकसभा प्रवास योजना का रोड मैप सामने रखा था और फिलहाल रोड मैप को गति देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस कवायद में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर ये मंथन जारी है। बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर देश भर में 50 संसदीय सीटें चिन्हित की। ये सीटें आने वाले लोकसभा चुनावों में चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसमें हरियाणा की रोहतक और सिरसा संसदीय सीट है। रोहतक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। बीजेपी के लिए सिरसा की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद सिरसा से ही किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य। कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी जीत के लिए कोई कसर नहीं बाकी छोड़ना चाहती और हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में लगी है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से विश्वास जताया गया सीएम मनोहर लाल पर और अमित शाह ने रैली के दौरान भी ये स्थिति स्पष्ट की थी। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में जिन सीटों को 2019 में बीजेपी हार गई थी उन सीटों पर चर्चा किया गया, मंथन किया गया और साथ ही साथ जहां पर बीजेपी खुद को कमजोर समझती है, एक इंटरनल सर्वे की बात लगातार बीजेपी में सामने आ रही है। कई जगह पर इस इंटरनल सर्वे को छापा भी गया जिसमें यह कहा गया कि हरियाणा में जो सिरसा सीट है और रोहतक सीट है वो बहुत क्लोजली
कंटेस्ट हुई और इन सीटों पर बीजेपी बहुत जोर लगाकर जीती। अब सवाल यह भी उठता है कि इन सीटों पर किस तरीके से जीत का परचम लहराया जाएगा। साथ ही साथ अगर हरियाणा के साथ हिमाचल की बात करें तो 2019 में तो 4 की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन मंडी में उपचुनाव के दौरान हमने देखा था कि प्रतिभा सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने जीत दर्ज की थी और अभी वो वहां से लोकसभा में एक सदस्य के तौर पर जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो लगातार साथ साथ जुड़े रहेंगे और 2024 के रण को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि खेल रणनीतियों का है। और साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में जो 10 सीटें हैं इन्हें किस तरीके से मार्क किया जाएगा। बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारी की है। ये सीटें आने वाले लोकसभा चुनावों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसमें रोहतक और सिरसा संसदीय सीट की बात की गई है। ये इंटरनल सर्वे का हवाला है। रोहतक का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, बहुत क्लोज वो कंटेस्ट रहा था। सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिरसा को किस तरीके से बचाना है और इन सीट्स पर बीजेपी को अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है और जो और पार्टियां हैं वो वहां पर कैसे अपने आप को मजबूत कर पाएं, क्योंकि बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की भी है। क्योंकि कांग्रेस भी इस वक्त सिफर के आंकड़े पर ही है और वो कैसे यहां से पार पा पाएगी, कैसे वो अपने आप को और मजबूत कर पाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जेजेपी भी है जो अभी गठबंधन में सरकार चला रही है, लेकिन खुद जब वो उतरेगी मैदान पर तो क्या कुछ कमाल करिश्मा कर पाएगी। आईएनएलडी जो विधानसभा में एक विधायक के साथ है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में दम भर रहे हैं और सिरसा सीट को बहुत स्ट्रांग होल्ड खुद का मान रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या सिरसा सीट को जीतने में आईएनएलडी सफल हो पाएगी, क्या उनकी उतनी तैयारी है। हालांकि परिवर्तन पदयात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन कितना असर उसका पड़ेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समीकरण क्या है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 10 की 10 सीटें मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास है। और रोहतक सीट हम सबको याद है कि अरविंद शर्मा वहां से जीते थे, लेकिन बहुत क्लोज मुकाबला वो रहा था और बार बार चुनावों के दौरान गिनती की गई थी। तो इसलिए बहुत सी चीजें जो साथ साथ चलेंगी। मिशन 2024, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से केसी भाटिया जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आईएनएलडी से ओमकार सिंह हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी भी हमारे साथ होंगे इस चर्चा के दौरान, उनसे भी तमाम सीटों को लेकर स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं वीरेंद्र चौहान की तरफ रुख कर रहा हूं। कारण साफ है वीरेंद्र चौहान जी कि आज जेपी नड्डा एक बैठक करते हैं, बड़ी बैठक इसे कहा गया, और 2019 में जिन सीटों को बीजेपी हार गई उन पर मंथन था, कमजोर सीटों को लेकर सर्वे भी हुआ, उसका हवाला भी दिया जा रहा है। तो तैयारी तो आप फुल प्रूफ तरीके से 2024 को लेकर कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? आज की बैठक में क्या बातें हुई? बहुत से पहलू है, पहले आप इस पर बता दें कि तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए, आज की जो बैठक थी संगठनात्मक बैठक थी, आंतरिक समीक्षा तैयारियों की, आगे की रणनीति पर चर्चा उस पर हुई। उसकी डिटेल्स पर यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं जाया जा सकता, लेकिन मैं एक चीज साफ करता हूं। एक, हरियाणा में हमने 10 कमल खिलाए थे पिछले चुनाव में। 10 की 10 सीटों पर हमारी मजबूत उपस्थिति आज भी है। पहले से बेहतर परिणाम, बेहतर अंतर के साथ सब सीटों पर हम विजयी हों, हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। जो आज की बैठक का एक फोकस रहा, आपने भी बताया कि 19 में हम प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, दमदार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री जनता ने बनाने के लिए जनादेश दिया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी सीटें तो ऐसी थी ना जो हमारे विरोधियों के पास गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर जहां हम पिछली बार हार गए थे, उन पर टारगेट करके
वहां जहां जो हमारी कमी खामी रह गई थी उसका और अधिक बारीकी से विश्लेषण करके ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि हम उन सीटों में से भी अधिकांश सीटों को अब की बार जीत लें। जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उन्हें तो हम जीतेंगे ही, लेकिन जहां मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है जी राज्य, मुझे इको आ रहा है, मेरा ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करें। बिल्कुल साफ जहां साफ मिल पा हम रहा है, कमजोर रह गए थे वहां पर भी हम अधिक मजबूती के साथ काम करेंगे। मैं आपके दर्शकों के साथ और आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये पहली बैठक नहीं थी ऐसी सीटों पर समीक्षा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया हुआ है लंबे समय से। जिन सीटों पर हम कहीं कुछ कमजोर थे उन सब सीटों पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले 8-7 महीने के भीतर अलग अलग कार्यक्रमों में दौरे करके वहां की कमियों को, खामियों को दूर करने, कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए काम किया है। अभी जो 1 महीने का महासंपर्क अभियान चला पूरे देश में, उसके दौरान भी हमारे केंद्रीय नेता, राष्ट्रीय नेता, वे सभी लोकसभा क्षेत्रों पर गए। बड़ी बड़ी रैलियां लोकसभा स्तर की वो हमने आयोजित की। तो 2024 हमारे लिए 2019 से बेहतर, प्रभावी अंतर के साथ, अधिक सीटों के साथ लोकसभा में, नए लोकसभा भवन में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भेजने की तैयारी का वर्ष है। उसी लिहाज से हम तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को नए सिरे से लाल किले की ठीक है सर, तिरंगे मैं वाली वापस डोर लौटूंगा आपके पास। बहुत से सवाल रहेंगे, इंटरनल सर्वे भी आपका हुआ, उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस की तरफ से केसी भाटिया हमारे साथ है। केसी भाटिया जी, बीजेपी तो तैयारी कर रही है, युद्ध स्तर पर कर रही है, और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बूथ सशक्तिकरण भी यहां पर हो गया। कांग्रेस पार्टी अभी संगठन बनाने को लेकर ही जूझ रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर आपकी तैयारी किस तरीके की है, किस लेवल पर आप तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आपका खाता भी नहीं खुला था? देखिए ठाकुर जी, मुझे ये बता दें मेरे भाई वीरेंद्र चौहान जी कि इनका खाता 2014 से पहले, 2009 से पहले इनका कौन सा खाता था हरियाणा के अंदर? एक भी सीट नहीं, कभी अभी लोकसभा की सीट इन्होंने कभी नहीं जीती। बहुत पहले की बात अलग है, आज से 30-40 साल पहले तो एक आध जीत रही होगी, तो कभी इनका खाता नहीं खुला बीजेपी का। अब ये बात करते हैं कि सारी की सारी सीटें, ठीक है, सारी की सारी सीटें इन्होंने पीछे जीती हैं, उसको बात को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, जब चुनावी मोड में रहते हैं तो लोगों के लिए काम कब करते हैं? लोग ये पूछेंगे क्या तुमने पिछले 10 साल में क्या किया जनता के लिए और कितना लोगों को परेशान किया, तो लोग वोट उस बात के ऊपर देंगे। पिछली बार भी इनका जमीन खिसकी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हालात पैदा हो गए कि लोगों ने फिर कहा चलो जी मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी के नाम पे वोट मिला। अब मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया पिछले 5 साल में? लोगों को परेशान करने के अलावा कौन सा देश की जनता को क्या ऐसा तोहफा दे दिया? 1150 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और लोगों को एक ही बात गिनवाते हैं जी, सड़कें इसके, वो कहते हैं जहां भी जाते हैं जी हमने विकास किया है। एक तो विकास गिनवा दे, कौन सा विकास किया आप लोगों ने? खाली कह देने से हमने विकास किया है, हरियाणा में विकास किया है, देश में विकास किया है, अरे कोई गिनती तो होनी चाहिए ना उसकी। कितने इंस्टीट्यूट खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने रिसर्च सेंटर खोले हैं, जो जितने भी खुले हुए हैं कांग्रेस के टाइम पे खुले हुए हैं। और ये बात करते हैं कि हमने देश का विकास किया, वो हमारे हिसाब से तो कोई विकास नहीं किया। हम लोगों को के बीच जा रहे हैं, लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं, लोग। ठीक है केसी भाटिया जी, मैं इस पर भी बीजेपी से सवाल ले लूंगा, जो तमाम आपने बातें कही। मैं पहले आपका रिएक्शन ये चाह रहा हूं कि आपकी तैयारी कैसी है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या क्या तैयारियां आपने की है, जरा वो पंक्तिबद्ध तरीके से बता दें, क्योंकि आज की भी हम बैठक का जिक्र कर रहे हैं। जेपी नड्डा दिल्ली में एक बैठक करते हैं, 2019 में जो सीटें हारे उन्हें कैसे जीतना है, इस पर वो तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है वो आप बता दें, फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर भी आ जाऊंगा। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, हरियाणा की बात कर सकता हूं। हरियाणा में जो विपक्ष आपके समक्ष जो हमारे प्रोग्राम हुए अब तक सबसे हरियाणा का ही कह रहा हूं सर मैं, कि क्या तैयारी? हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आपने हमारी जो ये रैली हुई है, भिवानी में रैली हुई है 2 दिन पहले,
तो आपने उसको देखा हुआ, आपने भी कवर किया उसको, तो वहां से लोगों का मूड ये लग रहा है कि बिल्कुल लोग, हरियाणा के लोग कांग्रेस के साथ बिल्कुल खड़े हैं और हरियाणा की 10 सीटें हम इस बार जीतने वाले हैं। और जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, बिल्कुल केसी भाटिया जी, लेकिन रोड मैप होता है। भिवानी की रैली का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है और आपके अपने नेता भी इस बात को मान लेते हैं कि हम संगठन तैयार नहीं कर पाए और चुनावों में इसकी वजह से नुकसान होगा, वो जो अगर आप कहेंगे तो बयान भी हम दर्शकों को सुनवा सकते हैं, मैं जानता हूं कि आप नहीं सुनना चाह रहे होंगे। कुमारी सैलजा की तरफ से बयान दिया गया, किरण चौधरी की तरफ से बयान दिया गया, कल का उदय भान जी का बयान है कि अगर ये तीनों इकट्ठे भी आते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीजें इंटरनली कांग्रेस में जो हो रही है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि आप लोकसभा के लिए पूरे तरीके से अपना बिल्डअप कर पा रहे हैं? राजी, आप एक चीज देखिए कि बीजेपी में क्या कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी अपनी कमियां तो नहीं गिनवाएगी ना, और हम भी अपनी कमियों को, हमें आप इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि हमें कमियां हर एक में होती हैं, लेकिन ये है कि आप हमारे मुंह से आप खुद ही कह रहे हो जिस बात को, तो वो उनसे पूछिए, वो इस तरह का अगर कोई बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वो बता सकता है। मैं उसकी तरफ से थोड़ा बता सकता हूँ। हमारे बड़े नेता हैं, चाहे शैलजा जी का आपने नाम दिया, किरण जी का ले लें, किसी और जी का नाम ले लें, तो ये सारे हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, सीनियर लीडर है हमारी पार्टी के। अगर कोई किसी तरह का बयान देता है, उनको चाहिए पार्टी फ्रंट पे बैठ के बात करना, हाईकमान से बात करनी चाहिए अगर कोई किसी का ग्रीवेंस है। जहां तक संगठन की बात है, संगठन का हमने लिस्ट भेजी हुई है एआईसीसी में, तो ये उनका काम है देखना कि कब उसको लिस्ट को आउट करते हैं। वो अभी पंजाब का उन्होंने एक लिस्ट निकाली, तो बाकी राजस्थान की निकाली, चलो तो इस तरह से बारी बारी करके कर रहे हैं। तो हमारे संगठन में कोई उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जहां भी हमारी रैली हो रही है, जहां भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे के सारे सफल हो रहे हैं। हमारे तमाम सीनियर नेता अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सारा बीजेपी की पोल खुल रहे हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हो। संगठन की बात है और इंटरनल बातें हर पार्टी में हुआ करती हैं, तो उसमें कोई बड़ी कोई हैरानी की बात नहीं होती उसमें। तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद लेकर चल रही है, इस बार हम 10 की 10 सीटें हरियाणा कांग्रेस को 10 की 10 सीटें प्रदेश की केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है, मैं ओमकार जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार वीरेंद्र चौहान जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बातें केसी भाटिया जी ने कही, उस पर आप जवाब दे दें बहुत जल्दी से। और वो कह रहे हैं कि विकास की बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन विकास हुआ कहीं पर नहीं है। सिलेंडर का वो हवाला दे रहे हैं, पेट्रोल का वो हवाला दे रहे हैं, बेसिक नीड्स बहुत महंगी हो गई है, इसका जिक्र कर रहे हैं केसी भाटिया। चाहे गैस की बात कर लें या महंगाई की दर की बात कर लें, केसी भाटिया जी कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस का शासनकाल इस शताब्दी में, यानी 2000 से लेकर आज तक, इनके अर्थशास्त्री कहें या अनर्थशास्त्री कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल ऐसा कालखंड है भारत का जिसमें महंगाई की दर वो कई तिमाहियों तक लगातार दहाई के आंकड़े में रही। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में महंगाई की दर, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, चाहे कोविड का महासंकट सारी दुनिया पर आया हो, जब महंगाई की दर दुनिया में ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और लंका में भी वो आसमान छू रही है। हमारी महंगाई दर का आंकड़ा अलार्मिंग किसी सिचुएशन पर एक दिन के लिए भी नहीं गया। दहाई का आंकड़ा तो उसने कभी छुआ ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजभाई भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर पर आ गई। नरेंद्र मोदी जी के शासन में जितने एम्स ये छोड़कर गए थे, जितने आईआईटीज ये छोड़कर गए थे, उससे दुगने से ज्यादा हो गए। यूनिवर्सिटीज दुगनी हो गई, मेडिकल एमबीबीएस की एमडी की सीटें वो कई गुना बढ़ गई। उम्मीद कर रहा हूं कि केसी भाटिया जी को आपका जवाब मिला होगा। वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए, इस पर बाद में देखेंगे जब मैं केसी भाटिया जी के पास वापस लौटूंगा। ओमकार जी को मैं चर्चा में ले रहा हूं, इनेलो प्रवक्ता है। ओमकार जी, आईएनएलडी किस तरीके से खुद का बिल्डअप कर रही है, किस तरीके की तैयारी कर रही है, और 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आपके पास कैंडिडेट हो जाएं, यह बड़ी बात है। उन विपक्षियों को आप कैसे जवाब देंगे कि आप लोकसभा चुनाव में कैसे जाने वाले हैं, अपना
कहें कि पार्टी का रिवाइवल करने की भी ये चुनाव होंगे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? राजी देखिए, हमारी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और 2019 की परिस्थितियां क्या बनी, पार्टी और परिवार में टूट हुई, जिसकी वजह से हमारी एक सीट आई। लेकिन हमें गर्व है कि हमारी जो एक सीट आई वो इतनी वैल्यूएबल है, उसने किसान के लिए अपनी अपनी सीट को समर्पित किया, अपना त्याग पत्र दिया। 4216 विधायक है पूरे भारत में, लेकिन एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दिया। आज की परिस्थितियां, मैं हरियाणा की बात करूंगा, आज की परिस्थितियां क्या है? झूठ, ठीक है सर, प्रपंच, आपकी जमेलों लाइन पूरी हो और गई, इसलिए मैं जुमलों आपको की रोक रहा पार्टी हूं, ने क्योंकि मैं बात कर रहा हूं झूठ बोल लोकसभा कर चुनाव सत्ता की, और किया। लोकसभा चुनाव में आपकी भी एक भी सीट नहीं, विधानसभा का जिक्र आपने कर दिया यहां पर। राज जी देखिए, मैं मैंने लोकसभा पहले के क्या किया, परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि क्या तैयारी है आपकी, आपको मैं क्या लग उसी रहा है पे कि आऊंगा। लोकसभा में? राज जी देखिए, 2019 की परिस्थितियां जी, बताऊंगा तभी तो आपको और जनता को स्पष्ट होगा। 2019 में जब पार्टी में टूट होगी, हमारी विधानसभा की मात्र एक सीट आई, लेकिन आज प्रदेश में कांग्रेस है जो आपस में एकजुट नहीं है। आपस में इनकी जो सांझे की हंडिया है चुराहे पर फूट रही है, हर रोज फूट रही है। बीजेपी और जेजेपी से जनता परेशान है। 24 फरवरी से जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने नूंह के सिंगार गांव से परिवर्तन पद यात्रा शुरू किया, आज 132 दिन हो गए हैं। आज प्रदेश की जनता सिर्फ एकमात्र विकल्प इनेलो को देख रही है। आप देखिए, 132 दिन की यात्रा, तकरीबन 2700 किलोमीटर पैदल जा चुके हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और टोटल 4200 किलोमीटर की यात्रा 90 हलकों में, 56 हल्के या 57 हल्के कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए, जब जनता के पास आज बीजेपी जेजेपी से इतना परेशान है, इन्होंने जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना के रख दिया। हर वस्तु में प्रयोगशाला कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी। मुख्यमंत्री महोदय खुद बोलते हैं हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज पोर्टल खोले जा रहे हैं, हम कहते हैं पोर्टल बनाइए, लेकिन वो पोर्टल अगर जनता के लिए उपयोगी हो तो बनाइए। लेकिन आज जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये चारों में हरियाणा नंबर 1 आ चुका है। और प्रधानमंत्री की सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा सामाजिक सुरक्षा के मामले में मात्र 33 अंक लेके पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है। आज हरियाणा में सोशल लाइफ बिल्कुल घटिया स्तर पर आ चुकी है। और ये विकास की बात करते हैं, देखिए देश और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी इस टाइम बिल्कुल निचले स्तर पर है। 2019 में बीजेपी की क्या स्थिति थी? इन्होंने हरियाणा में नारा दिया 75 पार 75 पार, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन कहां आके रुक गए? 40 पे आके रुक गए। और देश में क्योंकि पुलवामा कांड हुआ था, इन्होंने जनता की जन भावना से, विपरीत भावना से, जनता की जो इनके खिलाफ बनी हुई थी उनसे खिलवाड़ करके ठीक है ओंकार जी, राष्ट्रवाद का मैं अमित नेहरा जी को चर्चा में ला रहा हूं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हरियाणा को काफी कवर करते रहे हैं और पेचीदगियों को और बारीकियों को समझते हैं। अमित नेहरा जी, कांग्रेस और एनएलडी के पास जब मैं गया तो वो अपनी तैयारी से ज्यादा बीजेपी ने क्या काम नहीं किए उस पर फोकस करते हैं, और शायद ये विपक्ष का एक फोकस रहता भी है कि उनकी जो नाकामियां हैं उन्हें उजागर करके खुद को बेटर बताया जा सके। आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं 10 सीटों को और बीजेपी, क्योंकि तैयारियों के फ्रंट पर तो दिखता है और लगता भी है कि तैयारियां कर रही है, या फिर और दलों को देखें और दलों से एक कदम आगे लगती है, क्या यही सिचुएशन है या फिर अलग स्थिति दिखती है? देखिए राज, प्रथम आने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कि प्रथम बने रहना। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 10 सांसद जितवाए हैं अपने यहाँ पे, तो 10 के 10 दोबारा जितवाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। फिर ना तो इनेलो का कोई सांसद जीता था, ना कांग्रेस का कोई सांसद जीता था, तो उनको तो अगर 1-2 सीट भी मिलेगी तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट होगा। लेकिन लूजर कौन रहेगा? बीजेपी। हालांकि वो गेन कर लेती है, अगर रिगेन कर लेती तो एक अलग बात है। नहीं तो चिंता का जो मुझे लगता है कि ज्यादा सबब जो रूलिंग पार्टी होती है या जो ड्राइविंग सीट होती है उसको होता है। अब सिलसिलेवार अगर हम बात करें, आपने चर्चा की रोहतक सीट की, तो रोहतक में देखिए कोसली जो एक विधानसभा क्षेत्र था, तो वहां की जो लीड तोड़ना वो कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। भाई कोसली ने ही तो कांग्रेस को हरवाया था पिछली बार, तो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक अजीब सी स्थिति आम खड़ी हुई है
क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो एक चेहरा थे रोहतक लोकसभा का, वो राज्यसभा से जा चुके हैं, तो उनका टेन्योर तो आगे जाके खत्म होगा। तो क्या कांग्रेस उनको दोबारा लोकसभा में टिकट देगी, ये भी देखने का विषय है। अगर दीपेंद्र को टिकट नहीं देगी, क्योंकि राज्यसभा भी नहीं खोना चाहेगी ना कांग्रेस अपनी, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देगी? दीपेंद्र और भूपेंद्र के अलावा फिर तीसरा चेहरा कौन कांग्रेस का रोहतक विधानसभा में, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि आ सकती कोई भी, लेकिन चर्चा तो की जा सकती है इन फैक्टर्स पे। तो चुनौतियां दोनों तरफ हैं। अरविंद शर्मा जो एमपी बने हैं, तो देखिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ी है हल्के में कि जनता उनको ये कहे कि अरविंद शर्मा ने ये माइलस्टोन स्थापित किए तो उनको दोबारा वोट दे। हाँ, बीजेपी की कश्ती में बैठ के और नैया पार कर सकते हैं, वो एक गलत बात है, लेकिन अरविंद शर्मा की व्यक्तिगत उपलब्धियां मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी हो कि जनता उनको वोट दे दे अरविंद शर्मा को। अब बात आ जाती है सिरसा की। और देखिए सिरसा बेशक आप कहने कि इनेलो का गढ़ है, चौधरी देवीलाल जी थे तो उनका जन्म स्थान था यहाँ पे, उनकी सारी जो राजनीतिक गतिविधियां सिरसा से होती थी। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लगा लीजिए, फिर अभय सिंह चौटाला। तो मुझे लगता है कि पहले हरियाणा की जो राजनीति थी, संसद वाली राजनीति, वो तीन ध्रुवीय कही जा सकती थी। भाई कुछ सीटें बीजेपी को मिलती थी, कुछ कांग्रेस को, और इनेलो को भी 2-3 सीटें मिल जाती थी। लेकिन अब की बार इनेलो को सीटें नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अगर विधायक है इंचार्ज, और कुछ ठीक ठाक वोट पड़ी थी विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में तो प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहा था इनेलो का। इनेलो के साथ दिक्कत यह है, बेशक होम टाउन हो, होम सीट हो, इनेलो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रही है मतदाताओं में। दिक्कत यह है कि वो 2 कदम आके रखते हैं तो 2 कदम पीछे भी रख देते हैं, यानी वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं। अब किसान आंदोलन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में और बीजेपी के विरोध में, लेकिन जब राज्यसभा में वोटिंग की बात आई तो वो लोगों को बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। तो लोगों में वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आप बीजेपी के साथ हैं या आप बीजेपी के विरोध में हैं। अब हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो 2 ध्रुवीय हो चुकी है, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो जो वोटर है वो तीसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जेजेपी की अगर 10 सीटें आई थी, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो बीजेपी के समर्थन के कारण ही आई थी। पोल अलायंस हुआ था उनका, अगर प्री पोल अलायंस होता तो मान लेते कि वो बीजेपी के इंक्लाइन के चलते आई थी। लेकिन आज एक इंसिडेंट हुआ है कैथल में, जेजेपी विधायक है उसको एक तरह हम थप्पड़ मार दिया गया बाढ़ग्रस्त एरिया में, आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ है वो बहुत ज्यादा। तो बीजेपी का भी उतना ही विरोध है। अब वहां पे 30 जुलाई को कुमारी सैलजा सिरसा में एक बड़ी रैली करने वाली है, तो उस पर भी निगाहें हैं लोगों की, भाई क्या होगी, क्योंकि आरक्षित सीट है तो लोग सोच रहे हैं कि शायद सैलजा भी यहाँ दावा ठोक दे, क्योंकि वो पहले भी एमपी रह चुकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक उससे नहीं समझाई जा सकती, और देखना पड़ेगा किसकी क्या। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सभी दलों को देखें तो बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी है और जो ग्राउंड पे तैयारियां हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गया, मंडल सम्मेलन हो गए, तो ये लगातार चलायमान तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये अपने वापस 10 सीटें आने में कामयाब रहेंगे? थोड़ा सा आगे जरूर लगते हैं। सर मैं लौटता हूं आपके पास, मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख कर रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी, कहा गया कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे भी किया और उस सर्वे में जिन सीटों पर वो जीते, बहुत क्लोजली जिन सीटों पर वो जीते हैं, उन सीटों का भी जिक्र किया गया है। उस सर्वे का अगर हम जिक्र करें तो रोहतक और सिरसा सीट उन सीटों में से रही जिन्हें जीता जरूर गया, लेकिन बहुत क्लोजली आप वहां पर जीते। उन सीटों को क्या विशेष तौर पर ध्यान उन सीटों पर दिया जाएगा कि कैसे वहां पर काम किया जाए, किस तरीके से बीजेपी इन सीटों को लेगी? क्योंकि जब इंटरनल सर्वे आप करवा रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, संगठनात्मक स्तर पर मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इन सीटों पर विशेष तैयारी भी तो होगी। किस तरीके की तैयारी की जाएगी? राजी, हम तो वहां पर भी विशेष अति विशेष तैयारी कर रहे हैं। जहां हम हारे थे, जहां हम कम अंतर से जीते थे, स्वाभाविक रूप से वो भी फोकस पर हैं। हम इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं कि केवल हम लोकसभा को आधार नहीं मान रहे,
हम विशेष रूप से उन बूथों को आइडेंटिफाई करके, जीती हुई सीटों पर भी उन बूथों को आइडेंटिफाई करके बारीकी से काम कर रहे हैं कई महीने से, जहां हम पीछे रह गए थे, जहां हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीते, इसके लिए हम बहुत जी बारीक संगठनात्मक तैयारी कर रहे हैं। हमारी जीत का आधार बनेंगे हमारे 9 साल के काम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने 2 कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है, देश के स्वाभिमान को, मस्तक को ऊंचा किया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। हमारी टक्कर जिनसे है, प्रैक्टिकली आप ये भी देखना चाहेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। हम जहां बूथ और उससे भी नीचे पन्ना प्रमुख तक के सम्मेलन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की संगठन की लिस्ट, राज भाई, हमारे और आपके कान पक गए हैं। 10 साल से इनकी संगठन की लिस्ट दिल्ली में कहीं सड़ी पड़ी सड़ रही है, अटकी हुई है, लटकी हुई है। तो ये इनकी संगठनात्मक खींचतान का ही तो परिणाम है। कुमारी शैलजा सिरसा में रैली करने जा रही हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप भी देख लीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें आमंत्रित नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये संदेह के दायरे में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के शिखर नेता के रूप में 14 में और 19 में नकारा गया, उन्हें 19 में पिता पुत्र दोनों को जनता ने हरा दिया। अब कांग्रेस में ये बात चल रही है कि वे संगठन में जरूर थोड़े हावी प्रभावी दिखते हैं, संगठन में उनको उखाड़ फेंका जाए। वो मेरा काम नहीं है, ना जनता का काम है, वो इनके नेताओं का काम है। उसके लिए शैलजा, किरण, रणदीप ये एसआर के हो गए हैं। और कुमारी शैलजा ने कल साफ साफ कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम असली कांग्रेस को स्थापित करने, मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभिप्राय ये कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है, जो हमारे भाटिया साहब वाली कांग्रेस है, उस कांग्रेस को ये कांग्रेस नहीं मानते। तो कांग्रेस से लड़ेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल से ये पूछा जा सकता है, लोग जानते हैं, पूछने की भी मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, कि जो 19 में इनका परिवार टूटा, राजनीतिक विरासत चौधरी देवीलाल की, वो उसका उत्तराधिकारी कौन है, इसके सवाल पर ये लोग जनता में गए। तो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत हरियाणा की जनता ने 10 सीटें देके वो जजपा को दी थी, इनको 1 पर समेट दिया था। एक अंतिम बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि हमारे ओंकार सिंह जी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा चल रही है, इतने किलोमीटर चल ली, इतने किलोमीटर जाएगी। हाँ साहब, बहुत अच्छा है, परिश्रम कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, उनका अभिनंदन करना चाहिए। जनता के बीच में जो जाए अच्छा लगता है। परंतु साहब, हरियाणा की जनता आज भी ये देख रही है और जानती है कि जिन कारणों से इंडियन नेशनल लोकदल को प्रदेश की जनता ने नकारा और जिन कारणों से इनकी पार्टी और घर टूटा, वे कारण आज भी जस के तस हैं। इनेलो आज भी परिवर्तित नहीं हुई है, ये वैसी की वैसी है। जब इनेलो आज भी धक्काशाही वाली पार्टी है, आज भी इनके नेता अभय सिंह जी विधानसभा में ऐसे वो जनता की बात करने के बजाय हाँ केसी भाटिया जी, वाली बात आपने इन पर लोगों की वीरेंद्र चौहान जी को सुना भी, और लाजमी है कि उन पर भी आप जवाब देना चाह रहे होंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इस वक्त बड़े नेता दिखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आदमपुर चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, कि वो लोकसभा का चेहरा होंगे भी या नहीं होंगे, क्या खुद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लोकसभा के रण में कूद जाएंगे। अमित नेहरा जी ने भी इसका जिक्र किया। ये कुछ सवाल है जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। देखिए राज जी, हमारी कांग्रेस पार्टी तो किसको टिकट कहां से देना है, इसका फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस से वहां से होता है और हाईकमान से फैसला होता है। और जहां तक बात है कि भी शैलजा जी सिरसा में रैली कर रही हैं और कुछ दिन पहले अंबाला से भी कुछ जगह से उन्होंने वर्कर मीटिंग की है, तो वो उनका काम है, पार्टी का काम वो भी कर रही हैं, सराहनीय काम कर रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात जहां तक है कि संगठन की, वो कहते हैं कि लोकसभा की तैयारी है कि आपकी पीछे हमारे बाबरिया जी जो प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं पूरे हरियाणा का सर्वे करके मैं उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं, लोकसभा में कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो वो पार्टी हाईकमान के पास जब रिपोर्ट जाएगी तो वो उसको देखेंगे किसको कहाँ से लड़ाना है। तो जहां तक बात है, संगठन 10 साल से बोल रहे हैं वीरेंद्र जी संगठन में ना,
पिछले 5 साल 6 साल कुमारी शैलजा जी प्रधान रही हैं, और अब चौधरी उदय भान जी पिछले 6 महीने से, लगभग 6 महीने से प्रधान बने हैं। उन्होंने लिस्ट अभी पीछे भेजी है, तो कोई ना कोई एपिसोड हो जाता है बीच में। जो हमारे राहुल जी ने रैली की और उसके बाद खड़गे जी हमारी पार्टी के प्रधान बने, इस तरह से हमारे बीच में प्रोग्राम आ जाते हैं, विपक्ष आपके समक्ष हैं, हाथ से हाथ जोड़ो के प्रोग्राम, वो सारे बीच में आने की वजह से कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। तो वो जल्द ही हमें ये बताया जा रहा है कि जल्द ही संगठन की जो ना लिस्ट जारी होने वाली है। पार्टी उस पर काम कर रही है। तो मैंने अभी बताया था, राजस्थान का हो चाहे पंजाब का हो, कोई ना कोई बीच में जैसे टाइम मिलता है, पूरे स्टेट को देखना होता है, जैसे हम लोगों को टाइम मिलता है तो वो लिस्ट जारी कर देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 10 की 10 सीटें। बिल्कुल, विपक्ष आपके समक्ष भी कांग्रेस पार्टी जो कार्यक्रम है वो भी लेकर आई है, प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आईएनएलडी की तरफ रुक कर रहा हूं। ओमकार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओमकार जी, अभय चौटाला ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया, हालांकि वो लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं था, विधानसभा चुनाव को लेकर था, लेकिन उसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह उस पर जवाब देते हैं और वो चुटकी भरे और आप कहें तंज भरे लहजे में कहते हैं कि कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए साहब, आपके पास 2 नेता है, एक ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे अभय चौटाला, तीसरा नेता कहां से लाओगे? तो यही सवाल एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखता है कि 10 लोकसभा सीटों में 2 चेहरे और चेहरे आप कौन से आपके हैं, अगर है तो गिनवा भी दीजिए। कैसे लोकसभा चुनावों में खुद को आप स्ट्रेंथन करेंगे जब विपक्षी और दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र जैसे ये कहते हैं कि आईएनएलडी के पास तो आज की मौजूदा डेट में सिर्फ 2 नेता है? राज जी, किसी के कहने से क्या होता है? आईएनएलडी एक ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, जिसने हमेशा क्षेत्र के हित की रक्षा की है। और मैं कहता हूं कोई भी राष्ट्रीय पार्टी किसी विशेष प्रदेश की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे प्रदेश के हित में उस प्रदेश की बलि चढ़ा देते हैं लोग। लेकिन क्षेत्रीय दल हमेशा अपने प्रदेश की रक्षा करता है। आपने सवाल किया कि और नेता कहां से लाएंगे। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कहा कि इस बार हम 50% सीटें नव युवकों को देंगे, युवाओं को देंगे। हम नेता पैदा करते हैं। आज भी प्रदेश की राजनीति में जितने बड़े बड़े नेता हैं वो इनेलो के पैदा किए हुए हैं। आज हमारे पास प्रकाश भारती, श्याम सिंह राणा जी, नफे सिंह राठी, सुनैना चौटाला, हमारे पास नेताओं की एक पूरी लिस्ट है। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सुप्रीमो हैं, अभय चौटाला जी हमारे मुखिया हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो युवाओं को मौका कौन सी पार्टी दे रही है? ठीक है, पार्टी में टूट और विघटन होने के कारण हमारे बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों में चले गए, ये मेरे को मानना है। लेकिन आज जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा करी है कि फैमिली पेंशन 7500 रुपए महीना करेंगे, प्रत्येक परिवार में एक गैस सिलेंडर मुफ्त और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए महीना लून मिर्च के खर्चे के लिए, रसोई के खर्चे के लिए देंगे, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार देंगे। रोजगार न देने की स्थिति में प्रत्येक परिवार के पढ़े लिखे बच्चे को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र को रद्द कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। बहुत सी समस्याएं जो प्रदेश में आज मुंह बाएं खड़ी हैं और बीजेपी उन समस्याओं को हल करना नहीं चाहती, उन समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ठीक है, ओमकार जी, तो आपने पूरा घोषणा पत्र पढ़ दिया कि क्या क्या चीजें करेंगे और क्यों आईएनएलडी को चुना जाए बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी से ऊपर। अमित नेहरा जी, हमने फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन में ये बात की कि कौन सी पार्टी कहीं ना कहीं एज लेती हुई नजर आती है, संगठनात्मक स्तर के कारण कह लें या फिर मौजूदा वक्त की सियासत के कारण कह लें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर सीटों की बात करते हैं या फिर बात करते हैं कि कौन सा नेता किस पार्टी में है और कितना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो फेसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपने रोहतक का जिक्र किया था पहले सवाल के जवाब में, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या जो जीवंत दिखती है। उसी तरीके से अगर आप आईएनएलडी को देखें और बीजेपी को देखें या फिर जेजेपी को देखें, कहां पर आपको लगता है कि लीडर्स की कमी है, या फिर कांग्रेस पार्टी को आप ले लें कि लीडर्स बहुत ज्यादा है, कि अलग अलग धड़े वहां पर नजर आते हैं, वो भी एक समस्या हो जाती है लोकसभा चुनावों में या किसी भी चुनाव में? राज, एक हरियाणा में कहावत है कि जागू से लागू ज्यादा प्रभावी रहता है। यानी जागू यानी जो जागरूक होता है, जो विजिल होता है, उसकी बजाय जो लगा रहता है तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो अभी बात चली अभय सिंह चौटाला की, मेवात सिंगार से उन्होंने जो पदयात्रा शुरू की है,
तो काफी लंबी चौड़ी पद यात्रा की है उन्होंने। इसका मतलब यह है कि वो लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा भाई। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा भाई। आप अगर लगे रहेंगे तो कौन सी ताकत है किसी को रोकते इस तरह की चीजों में। फिर दूसरी बात ये भी है, बीजेपी का देख लीजिए, 2014 के जो विधानसभा चुनाव थे, तो क्या इनके पास 40 ऐसे चेहरे थे जिनको हम ये कह सके हाँ ये राज्य स्तरीय चेहरे हैं और ये जीत जाएंगे? लेकिन फिर भी जीते वो, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट काफी अच्छा किया। लेकिन क्या है कि कई बार मैनेजमेंट भी फेल हो जाता है। अब कर्नाटक में बीजेपी का मैनेजमेंट काफी अच्छा था, कोई डाउट नहीं था, लेकिन मतदाताओं की जो नब्ज है उनको पकड़ने में नाकामयाब रही बीजेपी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, हम एक फैक्टर को नहीं कह सकते भाई आपके पास अगर नेता हो तो आप जीत जाएंगे, आपके पास अगर पॉलिसी बढ़िया हो तो आप जीत जाएंगे। ये तो एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है उन चीजों का। तो वो आपको नब्ज पकड़नी पड़ेगी मतदाताओं की, उनका मूड क्या है। अभी बात चल रही थी विकास की हमने विकास किया, विकास के नाम पे वोट। मुझे लगता है कि विकास करने से विकास हो तो सकता है, लेकिन विकास करने से वोट नहीं आते किसी भी पार्टी को। अगर विकास करने से वोट आते तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपने देखी होगी, तो समय से पहले उन्होंने पहले चुनाव करवा दिए थे लोकसभा के, और साइनिंग इंडिया का नारा दिया था और कहा था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना विकास हो गया। लेकिन जब नतीजे आए तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर विकास के नाम पे अगर जीतना होता तो इसका मतलब ये नहीं है। अब मान लिया बीजेपी आलोचना करती है कांग्रेस की, भाई इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने देश को गड्ढे में धकेल दिया। उसके बावजूद भी तो लगातार 70 साल जीतती आई है इनके मुताबिक, तो क्या वो विकास कर रही थी क्या? तो ये चीजें नहीं है। विकास एक पैमाना नहीं है। विकास के नाम पे आप शोर मचा लो, कुछ कर लो, लेकिन विकास कोई गारंटी नहीं है चुनाव जिताने की। चुनाव मतदाताओं की नब्ज पकड़ने से जीता जाता है। अच्छी मैनेजमेंट हो, एक लीडर हो, समर्पित हो। अभी बात चली एक संगठन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। भाई सभी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस का 10 साल से संगठन नहीं है प्रदेश में, उसके बावजूद भी 32 सीटें जीती इन्होंने 2019 में बिना संगठन के भी। तो इसका मतलब ये है कि संगठन कोई बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये चीजें हम किसी एक चीज को पकड़ के किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। हमें सभी चीजों को, पूरा एक एनवायरमेंट है उसको देखना पड़ेगा। जी राज जी। ठीक है सर, ठीक है। मैं वीरेंद्र चौहान जी की तरफ रुख कर रहा हूं। वीरेंद्र चौहान जी, क्योंकि मैंने कांग्रेस से वो तमाम सवाल पूछे जो आपकी तरफ से उठाए गए या फिर अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ से उठाए गए, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो केसी भाटिया जी ने चर्चा की शुरुआत में किया था वो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, और वो ये कि 2014 से पहले अगर आप देखें तो हरियाणा में बीजेपी लोकसभा सीटों में जीत के हिसाब से वहीं खड़ी थी जहां आज आईएनएलडी खड़ी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो वापसी कर सकती है। जो 10 सीटें बीजेपी के पास है उसमें से कुछ सीटें जीतने का दम तो कांग्रेस पार्टी भी रखती है। अगर ये केसी भाटिया या कांग्रेस सोचती है तो इसमें गलत तो कुछ नहीं। राज जी, किसी को भी सपने देखने का अधिकार है, किसी को भी संघर्ष करके आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं अमित जी की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव किसी एक फैक्टर से जीता नहीं जाता। केवल विकास के नाम पर चुनाव सब जगह हर बार कोई जीत जाए ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन विकास महत्वपूर्ण फैक्टर है। केवल संगठन के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, परंतु संगठन भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। केवल नेता के दम पर हर चुनाव जीत लिया जाए ये संभव नहीं होता, लेकिन नेता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी चुनाव में। भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त नेतृत्व है, स्पष्ट दिशा और सोच वाला नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास कराए हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम कराए हैं उसके आंकड़े हैं, उसके दस्तावेज हैं, लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है। और भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत संगठन भी है। तो इन सारे के सारे पैमानों को आप अलग अलग भी माने और किसी एक को सबसे महत्वपूर्ण न भी माने, तो इन तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण पैमानों पर हम अपने सभी विरोधियों से आगे हैं जी। अब हमारे विरोधियों की स्थिति कंपेयर करिए। हमारे विरोधी यानी राहुल गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी, वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए अपने दम पर लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही है। वो ऐसे ऐसे दलों का साथ लेने के लिए मजबूर दिखाई देती है
जिनको वो कल तक ये कहते थे कि ये तो भ्रष्ट हैं, ये तो जेल में गए हैं, इनके खिलाफ तो मुकदमे चले हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाकर जेल काट चुके लोगों को साथ में लेकर, जिनका दोष साबित हो गया, सजा मिल ठीक है गई जॉन जी। जिनको, ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए अगर तैयार हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस का एक तरफ ईमानदारी, स्वच्छता, शुचिता के प्रति विश्वास घट गया है, दूसरा आत्मविश्वास इतने निचले स्तर पर चला गया है कि कुछ भी हो, कोई भी हो, आने दो, साथ लगो, मोदी के सामने खड़े होने का साहस जुटेगा तब। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, क्योंकि राहुल गांधी पर सीधा कटाक्ष किया है, तो केसी भाटिया जी, मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप छोटा सा जवाब दे दें, फिर मैं चर्चा को क्लोज करूंगा। केसी भाटिया जी। देखिए, अभी अमित नेहरा जी जो बात कर रहे थे कि पिछले जो अटल बिहारी जी के टाइम चुनाव हुआ था, मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री बने थे, तो अटल बिहारी जी को कोई नहीं कह सकता कि अटल जी की सरकार चली जाएगी। अटल जी से अगर मोदी जी मुकाबला करें तो मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई सियानी बात है। अटल जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत देश के का सम्मान थे, जिनका कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करती थी, और वो चुनाव हार गई और वो सरकार बदल गई, तो कांग्रेस की सरकार आ गई, 10 साल सरकार रही। तो ऐसे में ये कह देना कि मोदी जी सब कुछ है, तो ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के अगर कोई खासियत होगी तो कमियां भी बहुत है मोदी जी में। मोदी जी खाली मोदी जी के नाम का ढोल बजाकर आप पूरे देश का चुनाव नहीं लड़ सकते। मोदी जी 150-200 देशों में घूमकर आए हैं, वो क्या करके आए हैं वहां के लोग को। ठीक है केसी भाटिया जी, वीरेंद्र चौहान जी, ओमकार जी, अमित नेहरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। तो सूर्या विशेष में आज हमने बातचीत की 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं तमाम दलों की तरफ से। हर कोई ये दावा कर रहा है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतेंगे, लेकिन सीटें सिर्फ 10 है, और वो 10 सीटों पर कौन सी पार्टी फतेह करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रणनीति किस तरीके की रहेगी ये बहुत अहम रहेगा, तैयारियां किस तरीके की रहेगी ये बहुत अहम रहेगा। और विपक्ष कहता है कि अगर अटल हार सकते हैं तो फिर मोदी भी हार सकते हैं। अभी के लिए सूर्या विशेष में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।